खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं इब्तिसाम जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे गांव में खाला को मासी कहा जाता था। तभी हम पड़ोसी दीनू की बीवी साहिबा खातून को मासी सूबी कहते थे। मासी सूबी बड़ी तुंद मिजाज औरत थी। किसी से खार खा जाती तो झाड़ के कांटों की तरह पीछे पड़ जाती थी। इसकी जबान गंदी और गज भर लंबी थी। गरज सारा गांव इससे पनाह मांगता था। हबीब मेरा इकलौता भाई था। इन दिनों उसकी उम्र 18 बरस थी। उसने गांव के स्कूल से 8 जमातें पास कर ली तो बेकार फिरने लगा। वालिद साहिब ने अम्मा से कहा कि हबीब की पढ़ाई का सिलसिला तो खत्म हुआ, इसको समझाओ कि रोजमर्रा के कामों में मेरा हाथ बटाया करे। उनका मतलब था कि हबीब अपने माल मवेशी रोजाना चरागा ले जाए, जबकि मेरे भाई को यह मंजूर ना था। 8 जमातें पढ़कर वो खुद को जाने किया समझने लगा था कि माल मवेशी को चरागा ले जाना अपनी तौहीन गर्दानता था। कुछ अरसा वालिद साहिब उसे खेती बाड़ी के कामों की तरफ रागिब करते रहे। जब हबीब ने ऐसे किसी काम में दिलचस्पी ना ली जिससे इसके उजले कपड़ों पर मिट्टी लग जाए तो बाबा ने एक दोस्त से कहकर उसे प्लम्बरिंग का काम सीखने पर लगा दिया। हबीब 6 माह तक ये काम सीखने शहर जाता रहा। इस दौरान उसके उस्ताद ने बाबा से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं हबीब को दुबई भिजवा सकता हूं, जरा काम में महारत दरकार होगी। 1 साल उसे मेरे पास रहने दो, ये बहुत अच्छा प्लम्बर बन जाएगा। हबीब 6 दिन शहर में अपने उस्ताद के डेरे पर होता। सिर्फ जुमा की ततील करके वो गांव आ जाता था। इस रोज भी जुमा था। बाबा नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। हबीब को तलकीन की कि तुम जल्द कपड़े वगैरह तब्दील करके मस्जिद आ जाओ। हबीब ने नहा धोकर उजले कपड़े पहन लिए और जुमा की नमाज में शामिल होने के लिए घर से निकल गया। मस्जिद वाले रास्ते में मासी सूबी का मकान था। जो ही भाई उधर से गुजरा मासी की बेटी सूरत बीबी को देखा। वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी झांक रही थी। सूरत की उम्र 16 बरस थी और वो अच्छी शक्लो सूरत की दोशीजा थी। उसने भी गांव के स्कूल से 4 जमातें पढ़ी थीं। कभी वो हबीब की हम जमात रही थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे कि बचपन साथ गुजरा था। बचपन की शनासाई की वजह से ये लड़की दौड़कर मेरे भाई की तरफ आई और उससे हम कलाम हो गई। पूछने लगी, हबीब अब तुम कैसे हो और कहां होते हो? उसने जवाब दिया, मैं जहां भी होता हूं, तुमसे क्या सरोकार, तुम घर के अंदर जाओ। अगर तुम्हारी मां या किसी रिश्तेदार ने तुमको बातें करते देख लिया तो वो बुरा मनाएंगे। क्यों बुरा मनाएंगे? क्या हमने किसी की चोरी की है? सच बताओ कि तुम कहां होते हो। मैं शहर में काम सीख रहा हूं। इसके बाद क्या वापस गांव आ जाओगे? नहीं, बस दुबई चला जाऊंगा। दुबई गांव वालों के लिए बड़े एजाज की अलामत था। गांव से अक्सर बेरोजगार लोग दुबई या फिर सऊदी अरब जाते थे। वो वहां मेहनत मजदूरी करते, लेकिन जब वापस आते अपने घर वालों के लिए अनवाउ अकसाम के तोहफे लाते और दुबई की कमाई से अपने माली हालात सुधारने में कामयाब हो जाते थे। सूरत बीबी का आइडियल भी एक ऐसा ही नौजवान था जो दुबई या सऊदी अरब में काम करता हो और रियालों में तनख्वाह लेता हो, और जब वो वापस आए तो इसका सूटकेस तोहफों से पर हो। उसने फौरन हबीब को अपना आइडियल बना लिया जो मुस्तकबिल में दुबई को परवाज करने वाला था। अब बहाने बहाने से ये लड़की हमारे घर के चक्कर लगाने लगी, खास तौर पर जुमा के दिन जब हबीब शहर से आया होता। मैं सूरत बीबी की बेताबी समझ चुकी थी, लेकिन इसे बेआस नहीं करती थी। वो जब आती में प्यार से बात करती और उसकी खातिर मदर्द भी शरबत और कभी मीठे चावलों से करती। वो मुझसे बहुत खुश होकर मुलाकात करती थी। गिरचा सारी तवज्जो उसकी हबीब की तरफ रहती थी, मगर मेरा भाई लिहाज वाला था। वो शरीफ तब था। गांव की लड़कियों से दूर दूर रहता। कोई खुद बात करती तो बस सलाम दुआ की हद तक कलाम करके चला जाता। ये बात सबको पता थी कि हबीब ऐसा नहीं है, लेकिन जब से सूरत हमारे घर के चक्कर लगाने लगी थी इसकी मां को शक हो गया। जरूर उसकी बेटी का हबीब से कुछ मामला है, क्योंकि हर जुमा को हबीब जब नमाज पढ़ने निकलता तो सूरत बीबी अपने दरवाजे पर खड़ी होती और इससे बात करने की कोशिश करती। वो अखलाक के मारे इसके एक आध सवाल का जवाब दे देता और आगे बढ़ जाता। इस रोज भी ऐसा ही हुआ। जब मेरा भाई मासी सूबी के घर के सामने से गुजर रहा था तो मुंतजिर लड़की दौड़कर उसकी जानिब आई। आज उसके हाथ में गुलाब का फूल था जो उसने क्यारी से तोड़ा था। वो उसने हबीब के हाथ में थमाकर कहा, लो उसे सूंघो, देखो कितनी प्यारी खुशबू है। अभी यह बात हुई थी कि सामने से सूबी मासी के भाई और शौहर नमूदार हुए। उन्होंने जो अपनी बेटी के करीब हबीब को देखा तो गजबनाक होकर उसे ललकारा, ओए लड़के, तो यहां हमारे घर के सामने क्यों खड़ा है?
उनकी ललकार सुनकर हबीब डर गया और जो फूल सूरत ने इसे दिया था वो उसने जमीन पर फेंक दिया और खुद दौड़ता हुआ घर को वापस आ गया। उन्होंने जमीन से फूल उठा लिया और लड़की से सवाल किया कि ये फूल क्या हबीब ने तुम्हें दिया था? वो बोली हाँ वो देना चाहता था, लेकिन अब लोगों की आवाज सुनकर उसने फूल फेंक दिया और वो भाग गया। लड़की ने अपना क्या मेरे भाई पर डाल दिया। इस तरह इसने अपनी जान बचा ली, मगर ये लोग मेरे भाई के पीछे पड़ गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हबीब अगर उनको नजर आया तो वो इसको गोली मार देंगे। उन्होंने मेरे वालिद साहिब को भी बिलाकर धमकियां दी कि अपने बेटे की शक्ल यहां से गुम करो, वरना तुम्हारी हमारी दुश्मनी नस्लों तक चलेगी। वालिद साहिब घबरा गए। हबीब उनका इकलौता बेटा था। वो किसी सूरत इसे खोना न चाहते थे, लिहाजा उन्होंने उस्ताद जी से बात की। उसने कहा अब फिक्र ना करें, उसने काफी काम सीख लिया है, मैं उसको अपने दोस्त के पास दुबई भिजवा देता हूं। हबीब दुबई चला गया। मैं अपने भाई के लिए उदास रहने लगी। अम्मा भी रात दिन उसकी खैर व आफियत की दुआएं करती थीं कि खुदा करे मेरा बेटा परदेस में खैरियत से हो। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि 3 साल गुजर गए। हबीब ने दुबई में अच्छा खासा कमा लिया। वो हर माह अम्मा बाबा को रकम भिजवाता रहा। इस रकम से वालिद साहिब ने अपना कच्चा मकान पक्का करवा लिया और हमारे माली हालात बहुत बेहतर हो गए। अम्मा का ख्याल था जब मेरा बेटा वापस आएगा तो उसका सेहरा सजाने का एहतमाम करूंगी। इस गरज से उन्होंने अपनी बहन खाला इशरत से बात कर ली थी, जिनकी बेटी से अम्मा हबीब की शादी करना चाहती थी। इंतजार की घड़ियां तवील से ही खत्म हो जाती है। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन के हम सब मुंतजिर थे। हबीब का दुबई से फोन आया कि वो फुला दिन घर पहुंच रहा है। अम्मा खुशी से निहाल थीं। मैं भी फूली न समाती थी कि इतने अरसे बाद मेरा भाई मालदार होकर वापस आ रहा था। हम गरीबों के लिए जिंदगी की थोड़ी सी आसाइशें ही मालदार होने का एहसास बख्श देती हैं। हबीब के वापस आने की खुशी में वालिदा ने मीठे चावल बनाकर मस्जिद में तकसीम कराए और पास पड़ोस में भी भिजवाए। मेरे वालिदैन ने समझा कि गुलाब के फूल वाला किस्सा पुराना हो चुका है, लिहाजा उन्होंने मासी सूबी के यहां भी मीठे चावलों की प्लेट भिजवा दी। उन्होंने चावल ले लिए और शाम को मासी खुद तश्तरी लौटाने आई, मुबारकबाद भी दी। जब सूरत बीबी को खबर हुई कि मेरा भाई आ चुका है तो वो किसी तरह उसके दीदार को तड़पने लगी। इसी बहाने से हमारे घर आ गई। तब मैं उसकी जुर्रत पर हैरान हुई। मैंने कहा सूरत तुमको ना आना चाहिए था। क्या तुम चाहती हो कि जो दुश्मनी तुम्हारी वजह से होते होते रह गई थी वो किस्सा दोबारा जवान हो जाए? खुदारा अब तुम हमारे घर से दूर रहो, कहीं तुम्हारे कारण खून खराबा ना हो जाए। उसने मेरी बात का बुरा माना। बोली ठीक है, आज आई हूं, दोबारा ना आऊंगी। हाँ तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अपने इकलौते भाई के पीछे बंदूक और गोली का कोई वाकया नमूदार होते नहीं देखना चाहती। हबीब घर पर नहीं था, वो मुंह बिसौर कर चली गई। इसके जहन से मेरे भाई का ख्याल चिपक गया था, शायद इसे अपने दिल पर काबू ना था। वो फिर से पहले की तरह हबीब की मुंतजर रहने लगी थी। बार बार अपने दरवाजे से झांकती, शायद वो इधर से गुजरते हुए नजर आ जाए। जब कोई किसी की इतनी ज्यादा जुस्तजू करता है तो उसकी तमन्ना बर आती है। एक रोज मगरिब के वक्त हबीब अपने किसी दोस्त से मिलकर घर आ रहा था। जो ही वो मासी सूफी के घर के आगे से गुजरा, इसी वक्त सूरत छलावे की तरह दरवाजे से बाहर आ गई। जाने वो कब से मुंतजर खड़ी थी या फिर ये इत्तेफाक था। बहरहाल इसने हबीब को देखा तो बे-इख्तियार उसे पुकार लिया। हबीब ना रुका, लेकिन मासी सूबी ने बेटी की आवाज सुन ली और वो घर से निकलकर दरवाजे से बाहर आ गई। हबीब आगे बढ़ गया था, लेकिन बेकरार बेटी उसके हाथ आ गई। मासी सूबी ने जूता उतार कर लड़की को मारना शुरू किया, इसे मारती हुई अंदर ले गई। बोली बदबख्त किस किस की मौत को आवाज देना चाहती है। इस रोज पानी लगाने की बारी सूरत के बाप और भाई की थी। ये दोनों घर से काफी दूर अपने जमींदार के खेतों को सैराब करने गए हुए थे। उन्होंने 3 रोज बाद घर वापस आना था। सूरत के लिए ये आजादी के दिन थे, लेकिन मां ने इसकी एक न चलने दी और उसको कमरे में बंद कर दिया। बदकिस्मती से जिस कमरे में सूरत बंद थी, इसकी दीवार में एक खिड़की भी थी जो उनके घर के अकबी तरफ खुलती थी। इस तरफ मैदान था जहां गांव के लड़के भी कबड्डी और क्रिकेट खेलते थे। इस रोज उनका क्रिकेट मैच था। 2 लड़के हमारे दरवाजे पर आए और मेरे भाई को खास तौर पर अपना मैच देखने के लिए मदऊ कर गए। वो पुराने दोस्तों के इसरार की वजह से मैच देखने चला गया। मैच खत्म हो गया और लड़के मैदान से चले गए तो हबीब भी घर की तरफ आने लगा। तभी इसको किसी ने आवाज दी, हबीब हबीब।
उधर देखो, इस तरफ आ जा। उसने चौंक कर देखा, सामने खिड़की खुली थी और सूरत बीबी इसमें से झांक रही थी। भाई ठिठक कर ठहर गया। अभी तक इसकी समझ में न आ सका था कि कौन उसको पुकार रहा है। तभी वो लड़की खिड़की के अंदर लगी जंजीर खोलने में कामयाब हो गई और कूद कर बाहर निकल आई। मासी सूबी अपने कमरे में सो रही थी। वो शुगर की मरीजा थी और काफी मोटी थी। थोड़ा सा काम काज करके थक जाती थी। वो तो घर को ताला लगाकर इत्मीनान से सोई थी कि अब बेटी बाहर न जा सकेगी, मगर सूरत बीबी मेरे भाई की मोहब्बत में आकिबत ना अंदेश हो चुकी थी। उसने कुछ न सोचा, दौड़कर हबीब की तरफ आ गई। इसको यूं यकायक सामने देखकर वो घबरा गया। उसने कहा, वापस घर चली जाओ, इससे पहले कि कोई तुमको यहां मेरे साथ मैदान में देख ले। अब्बा और भाई खेतों में पानी लगाने गए हैं, अब किसका डर है, मां सो चुकी है। तुम 2 घड़ी बात कर लो, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तुमको खुदा का वास्ता हबीब, में तुम्हारे लिए बहुत बेताब हूं। एक लम्हे को बात सुन लो, 3 सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हबीब को इस लड़की से मोहब्बत न थी, मगर उसके वालिहाना अंदाज की वजह से वो मजीद घबरा गया कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले और इसको बड़ी मुसीबत में डाल दे। मैं तुमसे किसी महफूज जगह पर मिलूंगा, लेकिन अब तुम जाओ खुदा के लिए। ये खुला मैदान है, पास पड़ोस वालों में से किसी ने देख लिया तो बेपर का कौवा बन जाएगा और तुम्हारे रिश्तेदार कुल्हाड़ियां लेकर मेरे सर पर पहुंच जाएंगे। जिस बात का डर ज्यादा हो वो हो भी जाती है। जब हबीब ये बात कह रहा था, इसी वक्त मासी सूबी की एक पड़ोसन उधर आ निकली। उसने जो उनको बात करते देखा तो शशदर रह गई। लड़की, तुम दिन दहाड़े इसके साथ इश्क व आशिकी में मशगूल हो, तुमको अपने बाप और भाई की इज्जत का भी पास नहीं है। ठहरो, मैं अभी जाकर बताती हूं तुम्हारी मां को। पहले भी यह किस्सा सारे गांव में मशहूर हुआ था और अब फिर तुम लोग इसी रास्ते पर चल रहे हो। जानती हो इस मोहब्बत का अंजाम। हबीब परेशान हाल घर आ गया। उसने मज़कूरा औरत जीनत की मिन्नत भी की कि खाला, खुदा के लिए किसी से जिक्र ना करना। मैंने सूरत बीबी को नहीं बुलाया, ये खुद आई थी। लेकिन वो पेट की हल्की थी। उसने सारी बस्ती में ये बात फैला दी कि हबीब सूरत को दिन दहाड़े भगा कर ले जा रहा था। ये तो मैं सर पर पहुंच गई, वरना आज ये दोनों बस्ती से गायब हो चुके थे। मासी सूबी के पांव तले से जमीन निकल गई। वो जानती थी ये खबर उसके शौहर और बेटों को जरूर मिलेगी। इसके बाद का मंजर वो तसव्वुर न कर सकती थी। तभी आने वाली क़यामत से बचने के लिए वो हमारे घर आई और हबीब को एक तरफ कोने में ले जाकर बोली, आज रात इशा के बाद मेरे घर आना, तुमसे एक बात करनी है। हबीब पागल न था कि इस चलित्तरबाज के झांसे में आ जाता। उसने आफियत इसी में जानी कि वो इसी वक्त अपने मामू से मिलने के बहाने साथ वाले गांव चला गया। मासी सूबी ने घर के दरवाजे पर चारपाई बिछा ली। अब वो इस इंतजार में थी कि कब हबीब उधर से गुजरे और वो उसके लत्ते ले। एक दिन मामू के घर रहकर वो रात को देर से घर वापस आ रहा था कि कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। वो उनसे बचने को तेज तेज चला तो वो भी इसके पीछे लग गए। तभी बौखला कर वो रास्ते के बीच पड़ी मासी सूबी की चारपाई से टकरा गया। मासी शायद इस वक्त गुनूदगी के आलम में थी। अचानक चारपाई को धक्का लगा तो बौखला कर चीख मारी और हबीब का गिरेबान पकड़ लिया। वो बेचारा खुद को छुड़ाते हुए चारपाई पर जा गिरा। मासी सूबी ने ऐसा हंगामा किया कि साथ वाले घरों से मर्द निकल आए। सभी ने एक जबान होकर पूछा, क्या हुआ भाई, क्या हो गया? मासी ने फरियाद की कि इस नाबकार हबीब को हवाला पुलिस करो। शायद कि इसने मेरी बेटी से चोरी छुपे मुलाकात का प्रोग्राम बनाया होगा, तभी ये मेरी चारपाई से टकरा गया और मुझ पर गिर गया। हबीब ने लाख कहा कि इसको कुत्तों ने बौखला दिया था, अंधेरे में चारपाई दिखाई ना दी, तभी टकरा गया था। कुत्तों के भौंकने की आवाज तो पड़ोसियों ने भी सुन ली थी। तभी इनमें से एक ने कहा, साहिबा खातून, हबीब से तो हम निमट लेते हैं, तुम ये बताओ कि रात के वक्त तुमने क्यों दरवाजे से बाहर चारपाई बिछा रखी थी? घर से बाहर निकलकर सोने का क्या मतलब था? मैं अपने घर की हिफाजत और निगरानी कर रही थी। शौहर और बेटे घर पर ना हों और हालात मशकूक हो जाएं तो क्या करना चाहिए? अब खुद सोचें, घर में अकेली जवान बेटी है और हबीब ने जैसे मेरा घर ताक रखा था। एक पड़ोसी सियाना था, उसने औरत को समझाया कि तुम गलत तरीके पर चल रही हो। ये गुजरगा है, उधर किसी औरत का चारपाई डालकर सोना बुरी बात है। बेशक दरवाजा अपना ही क्यों ना हो, लेकिन हमको एतराज है, तुम आइंदा यहां मत सोना। बात बढ़ाने की बजाय इन लोगों ने हबीब को कहा कि तुम आइंदा इशा के बाद उधर से मत गुजरना, वरना हम तुमको मुजरिम समझ लेंगे और फिर जानते हो इस लापरवाही का अंजाम।
मेरा भाई बेचारा जान बचाकर भागा कि वो सख्त मुश्किल में घर गया था। बना किसी कसूर के एक बड़ी सजा इसके लिए तैयार थी। लोग अंजाम से बेपरवाह बस चस्के में अक्सर ऐसी उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं जो किसी शख्स को मौत की वादी की तरफ भी ले जाती है। कुछ ऐसा ही मामला होने वाला था, क्योंकि जब मासी सूबी के बेटे और शौहर घर वापस आए तो किसी तरह कुछ बदखाहों ने बेपर की भी उड़ा दी। मामला उनकी समझ में ना आ रहा था। पड़ोसी फसाद के खौफ से चुप थे क्योंकि उन्होंने हबीब को किसी लड़की से बात करते ना देखा। अलबत्ता मासी सूबी और चारपाई वाला मामला तश्त अज़बाम हो गया। मासी के शौहर ने बाज पर्स की तो उसने सही बात बता दी कि घर की हिफाजत के ख्याल से चारपाई बाहर बिछाई थी। हबीब को रात के अंधेरे में दिखाई ना दी। वो ठोकर खाकर औंधे मुंह चारपाई पर गिर गया तो मैंने डर कर शोर मचा दिया। शौहर ने आंखें निकाल कर कहा, हबीब इतनी रात गए उधर क्यों आया था? वो घर से इधर नहीं आया था, बल्कि मामू के गांव से घर जा रहा था कि खेतों के कुत्तों ने इसको हरासा किया। भागते हुए ठोकर लग गई। बीवी के बयान का यकीन करते हुए इसका खावंद तो चुप हो गया, मगर गांव में चारपाई से ठोकर एक कहानी बन गई। कुछ बदजुबानों ने यहां तक कह दिया कि हबीब मासी सूबी की इज्जत खराब करने इसकी चारपाई पर जान बोझ कर गिरा था। किसी के मुंह पर कौन हाथ रख सकता? हालांकि ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि हबीब अपनी मां जैसी उम्र वाली औरत के साथ बदनीयती का नाटक करेगा। इन हालात की वजह से अब्बा मजबूर हो गए कि वो अपने इस गांव को खैरबाद कह दें जहां उनके आबा व अजदाद की कब्रें थीं। मेरे वालिद यहां पैदा हुए, पले बड़े। हम लोगों ने भी इसी जगह जन्म लिया था। हमको अपने गांव से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मजबूरी थी। गांव ना छोड़ते तो कल जाने क्या हो जाता, क्योंकि गांव में अगर एक बार किसी की इज्जत खराब हो जाए तो फिर लोग उसको मशकूक जान लेते हैं और उस पर एतबार नहीं करते। हमारा घर बार छोटा, खेत खलियान ओने पौने अब्बा ने फरोख्त कर दिए। फिर हम वहां से मामू वाले गांव में जाकर आबाद हो गए। जिस रोज हम जा रहे थे, सूरत बीबी अपने दरवाजे में खड़ी झांक रही थी। वो बड़ी हसरत और दुख से हमें जाते देख रही थी। उस वक्त भाई के चेहरे पर भी अफसुर्दगी थी। काश सूरत बीबी को अक्ल होती तो हमको अपना गांव ना छोड़ना पड़ता। दिल की लगी है ही ऐसी चीज के इसमें अक्ल जाती रहती है। आज भी अपने गांव के दरख्तों की ठंडी छांव और अपना घर बार याद आता है तो दिल को ठेस सी लगती है। एक हम झोली से सुना था कि सूरत बीबी की शादी हो गई है, लेकिन वो अभी तक मेरे भाई को याद करके उदास हो जाती है। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।